बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लासेस के लिए मैं एक बार फिर से अपने सभी छात्र और छात्राओं को तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज दिनांक 8 जून 2021 यानी गोकुल सिंह स्मारक महाविद्यालय सोनावा प्रतापगढ़ में अपने सभी बच्चों के साथ आज की जो ऑनलाइन क्लासेस है वो है बच्चों डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर और आज का मेरा जो सब्जेक्ट है बच्चों वो है, जो मेरा विषय है वो है आप सभी का शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। याद रखिएगा, मेरा जो सब्जेक्ट है वो है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, जिसके अंतर्गत मैंने आप सभी को बताया था अभी कि संस्थागत नियोजन के बारे में, संस्थागत नियोजन के अर्थ के बारे में मैंने आपको उसकी परिभाषा भी बताई थी। परिभाषा में मैंने दो विद्वानों के नाम आपको मैंने बताया था, दो लेखकों के नाम मैंने आपको जिक्र किया था आपके साथ, जिसमें से पहले थे M.B. ब्रूच जिन्होंने अपनी परिभाषा दिया था, और श्रीमती R.K. शर्मा। ये दो ऐसे विद्वान थे, ये दो ऐसे लेखक थे जिन्होंने अपने अपने राय संस्थागत नियोजन में दिए हैं। आज का मेरा जो विषय है, आज का मेरा जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है बच्चों संस्थागत नियोजन के उद्देश्य। यानी मैंने आपको अर्थ बताया, अर्थ के बाद मैंने आपको उसकी परिभाषा बताई। परिभाषा में मैंने दो लेखकों का भी मैंने आपको जिक्र किया, पहला M.B. ब्रूच, दूसरा श्रीमती R.K. शर्मा। ठीक है बच्चों, और इसके बाद उसके नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बाद आपका है संस्थागत नियोजन के उद्देश्य। आइए अब आपको लिए चल रहे हैं बच्चों संस्थागत नियोजन के उद्देश्य कौन कौन से हैं, संस्थागत नियोजन में क्या उद्देश्य है। आइए हम आपको लिए चल रहे हैं जिसका संस्थागत नियोजन के भी कुछ उद्देश्य हैं, कुछ इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग है, और वो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग्स यानी संस्थागत नियोजन के उद्देश्य भी निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है जिसमें से प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण में उत्तम परिणामों की उपलब्धि। चाहे बच्चों आप समाज में सामाजिक रूप से, चाहे आप नेचुरल यानी प्राकृतिक रूप से आप सामाजिक और प्राकृतिक एटमॉस्फेयर में, उसके वातावरण में जब तक उत्तम परिणाम आपके सफल परिणामों को घोषित नहीं करेगा तब तक आप अपनी ऊंचाइयों को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जब तक आपको सही वातावरण नहीं मिलेगा तब तक आप अपने सही एम को नहीं पा सकते। सही अचीवमेंट जो होता है, जो उपलब्धियां होती हैं, आपको उसको पाने में कठिनाई होगी। क्यों? क्योंकि जब तक वातावरण सही नहीं होगा, उत्तम नहीं होगा, तब तक आपकी भी पढ़ाई बाधित रहेगी। इसलिए प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण में उत्तम परिणामों की उपलब्धि ये संस्थागत नियोजन का बहुत बड़ा उद्देश्य है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय योजनाओं को उचित आधार प्रदान करना। बहुत सारे योजनाएं हमारे आपके बीच में चली हुई हैं, भारत सरकार ने बहुत सारी योजनाओं को लागू किया है। उन योजनाओं को एक नया आधार प्रदान करना, जब तक उचित रूप में सही आधार नहीं मिलेगा तब तक कोई भी योजना आप तक कायदे से नहीं पहुंचेगी। तो संस्थागत नियोजन के उद्देश्य में सेकंड पॉइंट है राष्ट्रीय योजनाओं को उचित आधार प्रदान करना। आपने देखा होगा कोई भी ऐसी योजनाएं हैं, कोई भी योजना है वो आप तक अगर नहीं पहुंची है,
सारा कुछ व्यर्थ है। नेक्स्ट पॉइंट, संस्था का बहुमुखी विकास तथा प्रगति करना। आप भी किसी संस्था में पढ़ाई करते हैं, जब तक उस संस्था का विकास नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा, तब तक आप उसको ठीक तरीके से प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, अपनी उन्नति नहीं कर पाएंगे। आपकी उन्नतियों में बहुत सारी बाधाएं आएंगी, आपके रास्तों में बहुत सारी रुकावटें आएंगी। तो बच्चों, संस्था का जब तक बहुमुखी विकास होगा, जब संस्था का भी विकास होगा तो आपकी भी उन्नति होगी, आपकी भी प्रगति होगी, आप भी ऊंचाइयों की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि संस्था में हम हैं, जिस संस्था को हम आगे बढ़ाते हैं, जिस संस्था को हम आगे लेकर के चलते हैं, अगर संस्था का बहुमुखी विकास होगा तो आपका प्रोग्रेस निश्चित है। संस्था ही अगर डूब जाएगी तो आपकी पढ़ाई फिर कहाँ हो पाएगी बच्चों। तो संस्था का बहुमुखी विकास तथा प्रगति करना। नेक्स्ट पॉइंट, स्वयं सेवा एवं आत्म उपलब्धि का अध्ययन। हमको निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है। किसी सेवा में अगर हमारा वो सेवा का भाव नहीं है, अगर हमारा स्वार्थपन है, तो वो सच्ची श्रद्धा, सच्ची सेवा नहीं मानी जा सकती। हमें आत्म विश्वास, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। इसलिए स्वयं सेवा, पहले खुद की सेवा करें, पहले खुद के मन को स्वच्छ रखें, हम थोड़ा सा अपने आप को विकसित करें, डेवलपमेंट करें, विकास की ओर चलें, प्रोग्रेस करें। फिर आत्म उपलब्धि का अध्ययन करना। हम में क्या कमियां हैं, कौन से अध्ययन की ज़रूरत है, इन सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तम वातावरण का निर्माण। मैंने पहले भी बताया, जब तक कोई भी एटमॉस्फेयर, जब तक कोई भी वातावरण आपके पक्ष में सटीक नहीं होगा, तब तक आप कतई शैक्षणिक कार्य और प्रोग्रेस नहीं कर सकते। इसलिए संस्थागत नियोजन के उद्देश्य में सबसे प्रथम बात है कि उत्तम वातावरण का निर्माण। अगर वातावरण अच्छा है, माहौल अच्छा है, तो सारी प्रोग्रेस करते चले जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, साधनों का अधिकतम संभव उपयोग करना। जितनी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा साधनों का उपयोग करें। ठीक है, कहीं जाना है तो साधन लें, कोई चीज़ चाहिए तो उसको मंगाएं, लेकिन आप अपने लक्ष्य पर ध्यान देते रहें और साधनों का अधिक से अधिक उपयोग भी संभव हो सके तो करते रहें। नेक्स्ट पॉइंट, पारस्परिक सहयोग विकसित करना। जब तक एक शिक्षक और छात्र में, एक दूसरे में पारस्परिक संबंध नहीं होगा, तब तक ना तो शिक्षक उन बच्चों के साथ ठीक से घुल मिल पाएगा, ना तो बच्चे शिक्षक से परिचित हो सकें। बच्चों, पारस्परिक सहयोग भी बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे में सामंजस्य भी बनाना बहुत ज़रूरी है, आपसी तालमेल भी ज़रूरी है। तो पारस्परिक सहयोग भी विकसित किया जाना है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, विभिन्न योजनाओं को विकसित करना। क्या योजनाएं आई हैं, हमारे पास तक पहुंच रही हैं, या कौन सी योजनाएं जो अभी तक नहीं पहुंची है, या कौन सी जिंदगी में और आगे और योजना आने वाली है, उन योजनाओं को विकसित किया जाना है। तो बच्चों, ये आपका डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर का विषय है, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, जिसके अंतर्गत मैंने आप सभी को संस्थागत नियोजन के उद्देश्य में ये 8 पॉइंट बताए हैं। लिख लीजिएगा बच्चों इसको। प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण में उत्तम परिणामों की उपलब्धि, राष्ट्रीय योजनाओं को उचित आधार प्रदान करना, संस्था का बहुमुखी विकास तथा प्रगति करना, स्वयं सेवा एवं आत्म उपलब्धि का अध्ययन, उत्तम वातावरण का निर्माण करना, साधनों का अधिकतम संभव उपयोग करना, पारस्परिक सहयोग विकसित करना और विभिन्न योजनाओं को विकसित करना। ये 8
पॉइंट हैं जो संस्थागत नियोजन के प्रमुख उद्देश्य के रूप में है, इनको बच्चों आप लिख लीजिएगा। और नेक्स्ट मैं आपको लिए चल रहा हूँ संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन की आवश्यकता एवं महत्व। आइए बच्चों हम आपको लिए चल रहे हैं उसकी आवश्यकता और महत्व पर। तो बच्चों मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, संस्थागत नियोजन के उद्देश्य के बाद मैं नेक्स्ट आपको लिए चल रहा हूं बच्चों संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन की आवश्यकता एवं महत्व, यानी नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, यानी संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन की आवश्यकता एवं उसका महत्व। आइए जिसके अंतर्गत मैं आपको लिए चल रहा हूं बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूं, ध्यान से सुनिएगा कि संस्थागत नियोजन व प्रबंधन से समय, श्रम एवं धन की बचत होती है। संस्थागत नियोजन व प्रबंधन से समय, श्रम एवं धन की बचत होती है और साथ ही कुशलता, ध्यान से सुनिएगा, साथ ही कुशलता, गुणवत्ता एवं प्रभावशीलता में वृद्धि होती है। संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन की आवश्यकता एवं महत्व को निम्न बिंदुओं से हम स्पष्ट करने जा रहे हैं। कुछ ऐसे बिंदु हैं जो हम आपके साथ स्पष्ट कर रहे हैं। इसका पहला पॉइंट है बच्चों, लक्ष्य निर्धारण में सहायता मिलती है। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, संस्थागत नियोजन से संस्था को लक्ष्य निर्धारण में सहायता मिलती है तथा निर्धारित लक्ष्यों की समय सीमा के भीतर उसकी पूर्ति भी संभव होती है। ये पहला पॉइंट है, लक्ष्य निर्धारण में सहायता मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है, सभी सदस्यों में सामंजस्य भी होता है। मतलब इससे संस्था के सभी सदस्यों में सामंजस्य स्थापित करने में सहायता मिलती है। आइए नेक्स्ट, आवश्यकता की पहचान और उसकी पूर्ति भी संभव होती है। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, मैं आपको बता दूं, संस्था की आवश्यकताओं की पहचान, संस्था की आवश्यकताओं की पहचान और उसकी पूर्ति भी संभव होती है। नेक्स्ट पॉइंट, सदस्यों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। मैं आपको बता दूं बच्चों, संस्था की जितनी भी समस्याएं हैं उसकी कठिनाइयों की पहचान होती है। जितनी भी समस्याएं होती हैं, जितनी भी कठिनाइयां होती हैं, उन सभी की पहचान किया जाता है। सभी समस्याओं और कठिनाइयों की पहचान करते हैं और उसे दूर करने में भी सहायता मिलती है। उस समस्या को, उन कठिनाइयों को भी दूर करने का प्रयास करते हैं जहाँ तक संभव हो सकता है। नेक्स्ट, संस्था के सदस्यों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। मैं आपको बता दूं बच्चों, जब तक आप के अंदर उत्तरदायित्व की भावना का विकास नहीं होगा तब तक आप एक सफल व्यक्ति नहीं माने जाएंगे। इसलिए ये आपकी उत्तरदायित्व होती है, ये आपकी जिम्मेदारी होती है, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है
कि आपको जो टास्क दिया जाए, आपको जो वर्क दिया जाए, आप उसको करके लाएं। और सदस्यों में, आप भी एक संस्था के सदस्य हैं, उन सभी सदस्यों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास अगर हो रहा है, ये आपकी अच्छाई है। और अगर आप अपने वर्क के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो फिर आप गैर जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट, कार्यों में सुधार एवं गुणवत्ता में वृद्धि होती है। आइए मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, सांस्कृतिक, तकनीकी, ध्यान से सुनिएगा, सांस्कृतिक, तकनीकी, व्यावसायिक, आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रों में उच्चतम नियोजन किया जाता है और उससे देश का विकास होता है। इतनी चीजों का समावेश होता है जो देश का सर्वांगीण विकास करती है। नेक्स्ट, कार्यों में सुधार एवं गुणवत्ता में वृद्धि होती है। मैं आपको बता दूं बच्चों, संस्था के जितने भी वर्ग हैं, जितने भी काम हैं, संस्था के सभी कार्यों में सुधार और उसकी गुणवत्ता में बढ़ोतरी होती चली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति संभव है। मैं आपको बता दूं, इससे शैक्षिक जो लक्ष्य है आपका, उसकी प्राप्ति करने में आपको सरलता होगी, आपकी आसानी होगी, आप अपने लक्ष्य को आसानी के साथ प्राप्त कर लेंगे। नेक्स्ट, वातावरण की स्थापना में सहायता मिलती है। सबसे जरूरी काम है, आप जहाँ रहते हैं वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ का वातावरण कैसा है। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, वातावरण की स्थापना में सहायता मिलती है। सबसे बड़ी बात है, जहाँ आप रहते हैं वहाँ का माहौल कैसा है, जहाँ आप रहते हैं वहाँ का वातावरण कैसा है, अच्छा है, ठीक है, नहीं है तो गैर है, फिर बेकार है। और जब तक आपका वातावरण क्लियर नहीं होगा तब तक आप शैक्षणिक रूप में प्रोग्रेस अपना नहीं कर पाएंगे। इसलिए बच्चों मैं आपको बता दूं कि संस्था को जनतांत्रिक वातावरण की स्थापना में सहायता प्राप्त होती है। और नेक्स्ट, उपलब्ध साधनों का, जितने भी साधन उपलब्ध हैं, उन साधनों को उत्तम तथा अधिक से अधिक सदुपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो गया संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन की आवश्यकता एवं महत्व के बारे में। मैंने आपको इतने पॉइंट्स बच्चों मैंने आपको बताया है। अब मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ नेक्स्ट पॉइंट, विद्यालय प्रबंधन, स्कूल मैनेजमेंट। बच्चों मैं आपको बता दूं कि संस्थागत नियोजन के उद्देश्य, आवश्यकता एवं महत्व के बाद मैं नेक्स्ट लेकर के चल रहा हूँ आपको। मेरा नेक्स्ट जो हेडिंग है, जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बच्चों स्कूल मैनेजमेंट, विद्यालय प्रबंधन। अब आपको मैं बता दूं बच्चों विद्यालय प्रबंधन का अर्थ। आइए हम सबसे पहले आपको विद्यालय प्रबंधन के अर्थ के बारे में आपको बताने चल रहे हैं। मैं आपको बच्चों बता दूं, ध्यान से सुनिएगा, स्कूल मैनेजमेंट क्या है, मीनिंग ऑफ स्कूल मैनेजमेंट, विद्यालय प्रबंधन का अर्थ। मैं आपको बता दूं बच्चों कि विद्यालय एक शैक्षिक संस्था है एवं प्रबंधन वह साधन है जिसके द्वारा इस संगठन या संस्था का सुचारू रूप से संचालन किया जाता है। विद्यालय प्रबंध का संबंध, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, विद्यालय प्रबंध का संबंध मुख्य रूप से संस्था की प्रबंध कमेटी, मुख्य रूप से संस्था की प्रबंध कमेटी, विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं
उनके नेतृत्व में काम करने वाले अध्यापकों, अन्य कर्मचारियों, साथ ही शिक्षा प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने वाली भौतिक सामग्री से होता है। और मैं आपको बता दूं, विद्यालय में, जो ध्यान से सुनिएगा, विद्यालय में विद्यालय के नेता को प्रबंध का कार्यभार सौंपा जाता है और नेता अपने साथी कलाकारों की सहायता से, वो नेता जिसको चुना जाता है, जिसको प्रबंध का कार्यभार की जिम्मेदारी दिया जाता है, उस नेता को विद्यालय में, नेता को प्रबंध का कार्यभार जब सौंपा जाता है, तब नेता अपने साथी अध्यापकों की सहायता से विद्यालय के प्रतिदिन के कार्यक्रम जो होते हैं एवं उसकी क्रियाओं के संचालन के लिए तथा निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रशासकीय कर्तव्यों को निभाता है और विद्यालय प्रबंधन की प्रक्रिया को विद्यालय के शिक्षकों, विद्यालय प्रबंधन की प्रक्रिया को विद्यालय के शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों के प्रयासों के समन्वय से संचालित किया जाता है और विद्यालय की स्थापना एवं उसके प्रबंधन के अंतर्गत, विद्यालय की स्थापना एवं उसके प्रबंधन के अंतर्गत समस्त संबंधित व्यक्तियों के विचारों एवं कार्यों में समन्वय स्थापित किया जाता है। जब तक कार्यों में समन्वय स्थापित नहीं होगा तब तक विद्यालय नहीं चल पाएगा और जिससे विद्यालय अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं। समन्वय बना रहता है बच्चों, तभी विद्यालय चलता है। एक दूसरे के साथ सामंजस्य की भावना बरकरार रहती है, पारस्परिक सहयोग आदान प्रदान लगा रहता है, तभी विद्यालय सुचारू रूप से चलता है। और विद्यालय प्रबंध के अंतर्गत, ध्यान से सुनिएगा, विद्यालय प्रबंध के अंतर्गत मानवीय संसाधनों के साथ साथ, मानवीय संसाधनों के साथ साथ विद्यालय भवन, साज सज्जा, शैक्षिक सामग्री, फर्नीचर आदि आते हैं। तो ये तो मैंने आप सभी को बता दिया। मैं आपको बता दूं कि विद्यालय प्रबंधन में, स्कूल मैनेजमेंट में, मीनिंग ऑफ स्कूल मैनेजमेंट यानी विद्यालय प्रबंधन के अर्थ में एक बहुत ही अच्छे विद्वान हैं, एक बहुत ही अच्छे लेखक हैं, एक बहुत ही अच्छे शिक्षा शास्त्री हैं, जिनका नाम है मोहलमन के अनुसार। आइए मैं आपको बता रहा हूँ। बच्चों मैं आपको बता दूं, विद्यालय प्रबंधन के अर्थ में एक बहुत ही अच्छे विद्वान हैं मोहलमन। मोहलमन ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, अपनी राय दिए हैं। उनकी नज़र में जो परिभाषा है मैं आपको बता रहा हूँ। मोहलमन के अनुसार प्रबंधक को, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, मोहलमन के अनुसार प्रबंधक को ये समझ लेना चाहिए, ये कहा है मोहलमन ने,
उन्होंने कहा है कि प्रबंधक को ये समझ लेना चाहिए कि उनका कार्य फाइलों का निपटारा करने, शिक्षण विधियों का पालन करने, फाइलों का निपटारा करने, शिक्षण विधियों का पालन करने एवं मानवीय संबंधों को स्वस्थ बनाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसको शैक्षिक विचारधाराओं को कार्य रूप में परिणित करना है। उनका कार्य शैक्षिक क्रिया एवं शैक्षिक सिद्धांतों के मध्य, उनका जो काम है वो शैक्षिक क्रिया और शैक्षिक सिद्धांतों के बीच एक घनिष्ठ संबंध स्थापित करना है। ठीक है बच्चों, आइए अब मैं आप, ये तो हो गया मीनिंग ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। स्कूल मैनेजमेंट का अर्थ मैंने आप सभी को बताया, और एक विद्वान है मोहलमन, मैंने उनकी राय आपको बताई। मैं आपको लिए चल रहा हूँ विद्यालय प्रबंधन की विशेषताएं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। आइए हम आपको विद्यालय प्रबंधन की विशेषताओं के बारे में लिए चल रहे हैं। बच्चों मैं आपको बता दूं कि विद्यालय प्रबंधन के अर्थ के बाद मेरा नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो टॉपिक है, वो है विद्यालय प्रबंधन की विशेषताएं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। विद्यालय प्रबंधन की विशेषताएं। बच्चों मैं आपको बता दूं विद्यालय प्रबंधन की भी अपनी कुछ विशेषताएं हैं, जिनके कुछ बिंदु मैं आपको बता रहा हूं। जैसे विद्या